Welcome back. In this particular video, I am going to discuss chapter number 1, that is Computer System of Information Practice Class 11, and this is part number 2. इसके previous session, that is part number 1 में हमने already discuss किया था what is computer system, component of computer system, that is computer hardware and its component like CPU, input and output devices, computer architecture with diagram, and then उसके बाद हमने discuss किया था computer memory को, इसके different types को and obviously memory unit को. यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है या आप इसे देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे मैंने इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज डेटा कैप्चरिंग, बेसिकली डेटा स्टोर कैसे करते हैं, रिट्रीवल इज व्हाट, डेटा डिलीशन एंड its recovery. Then we'll discuss about the software concept, what is software, what is the need of software. Then we'll discuss about different software types, that is operating system and you can say system software, application softwares. In system software we will talk about operating system, utility and device drivers, and उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस वीडियो सेशन में हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं या लर्न कर रहे हैं, इन सभी का नोट्स भी मैंने आपके रेफरेंस के लिए रेडी किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. आप वहां से जाकर उसे प्राप्त कर सकते हैं. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो और यू फाइंड इट यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू like and share it as well. So let's start this video session now. So the first thing we are going to discuss in this particular video session is obviously data capture. Then we will talk about data storage. Then we'll talk about data retrieval, then deletion and recovery. Well, सबसे पहले तो ये बात आ रही है कि previous session में जब हम बात कर रहे थे मेमोरी की, we all know that कि मेमोरी का जो पर्पस होता है that is all about storing data. ना डेटा स्टोर करने की बात जब आती है तो यहाँ पे ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं डेटा को, इस डेटा में बेसिकली हम 3-4 चीजों को डिस्कस करते हैं. सबसे पहली बात तो ये आती है कि हमें डेटा तो स्टोर करना है, बट डेटा स्टोर करने से पहले उस डेटा को हमें इनपुट भी करवाना पड़ेगा, जिसे हम जानते हैं कैप्चर के नाम से. कैप्चर का मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेटा को इनपुट कराना, डेटा को कलेक्ट करना. और जब डेटा आपके पास कलेक्ट हो जाता है उसके बाद आप उसे स्टोर करते हैं. स्टोर करने के बाद जरूरत पड़ती है तो आप उस डेटा को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, या आप उसे दूसरे तरीके से कहें कि रिट्रीव भी कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट यू कैन से रिट्रीवल ऑफ डेटा. एंड इसी तरीके से एक और ऑपरेशन हम डिस्कस करते हैं डेटा के साथ में, दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट योर डिलीशन ऑफ डेटा, जिसे हम डिलीट करना भी कह सकते हैं. और कई बार जब डेटा को डिलीट करने की हम बात कर रहे हैं तो इसके साथ एक चीज और रिलेटेड होती है, दैट इज कि गलती से अगर आपका डेटा डिलीट हो जाए तो हम कैसे उसे रिकवर कर सकते हैं. सबसे पहले तो बात आती है कि डेटा को कैप्चर करने का मतलब क्या है. तो एज आई सेड कि कैप्चर करने का मतलब होता है डेटा को इनपुट करना. डेटा को इनपुट करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट मीडियम्स हो सकते हैं. से फॉर एग्जांपल आप इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड का सबसे ज्यादा, जिसकी मदद से आप किसी भी नंबर को, किसी भी कैरेक्टर्स को, किसी भी दूसरे तरीके के सिंबल्स को इनपुट कर सकते हैं. सिमिलरली यदि आपको कोई ग्राफिक्स कैप्चर करना है, कोई इमेज कैप्चर करना है, दैट टाइम यू कैन यूज व्हाट योर स्कैनर. इसी तरह से आप कैमरा का भी इस्तेमाल करते हैं. तो ये डिफरेंट मेथोडोलॉजी हो सकती है जिनका इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले आप अपने डेटा को कैप्चर करते हैं. आपकी जानकारी के लिए एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे जो टर्म हम डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे तरीके से हम ये भी सोच सकते हैं, ये मैं बहुत ही रॉ के तरीके से आपको बता रहा हूं कि एकदम रॉ डेटा आप किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं. एक वर्ड हम जानते हैं जिसे हम कहते हैं डेटाबेस. डेटाबेस का भी मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, जहां पर कि आप स्ट्रक्चर्ड मैनर पे डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. या भी जो मैंने यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करने की बात की, ये अनस्ट्रक्चर्ड मैनर पे हम डिस्कस कर रहे थे. लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर्ड मैनर पे डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ती है. और डेटाबेस में 1 by 1 आप अपने डेटा को सही तरीके से एक सही क्रम में स्टोर करते हैं. बट ओवरऑल बात यही हो रही है कि अगर आप डेटा स्टोर करने की भी बात करें तो कहीं ना कहीं से आपको पहले डेटा को अरेंज करना पड़ता है. इसे ही हम डेटा कैप्चर के नाम से जानते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे डिफरेंट मीडियम्स हो सकते हैं. आप अगर किसी शॉप में जाते हैं, किसी शॉप में आप देखते हैं कि वहां पर बारकोड रीडर शॉपकीपर लगा के रखता है. ये जो बारकोड रीडर होता है ये भी कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एक डेटा को कैप्चर करता है. देन उस डेटा को आपका कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस करता है और उसकी बेसिस पे एक बिल आपको जनरेट करके देता है. तो कहीं ना कहीं ये सारे जो मीडियम्स है जिनकी हेल्प से जब आप अपने डेटा को इनपुट करवाते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, दैट इज द फर्स्ट थिंग विच वी कैन से इज डेटा कैप्चर.
डेटा कैप्चर होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है दैट इज ऑल अबाउट स्टोरेज ऑफ डेटा। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, उसका ऑलरेडी वीडियो सेशन अवेलेबल है। यदि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप मेरे चैनल पे जाइए, जहां पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर इसका सॉल्यूशन आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप अभी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे भी मैंने इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है। फिलहाल मैं बात कर रहा था डेटा को स्टोर करने की। जाहिर सी बात है, डेटा स्टोर करने का मतलब ये रहता है कि कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर डिवाइसेस की। Nowadays we all know that कि जो डेटा का जनरेशन है वो इतना ज्यादा क्वांटिटी में हो रहा है कि उसके लिए आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है जहां पर कि इफिशिएंटली आप अपने डेटा को मैनेज कर सकें। जब आप इमर्जिंग ट्रेंड चैप्टर को पढ़ रहे होंगे या आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वहां पर हम डिस्कस करते हैं एक पॉइंट विच इज नोन एज व्हाट योर बिग डेटा। ये जो बिग डेटा है ये कहीं ना कहीं ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करने की बात करता है। तो यदि आप अपने लोकल कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं जहां पे कि आप स्मॉल अमाउंट में डेटा को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब आप किसी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और स्पेशली आईटी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, से फॉर एग्जांपल फेसबुक, आप समझ सकते हैं कि वहां पे किस लार्ज अमाउंट में डेटा पर सेकेंड जनरेट हो रहा है। तो ऐसे में अगर फेसबुक के पास में कोई एक स्ट्रॉन्ग डेटा स्टोरेज मैकेनिज्म नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसका पूरा सिस्टम फेल हो सकता। तो इसका मतलब जब हम डेटा स्टोर करने की बात करते हैं तो डेटा स्टोर करने के भी आपके पास डिफरेंट मीडियम हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल पहला तो ये है कि आप अपने लोकल सिस्टम में डेटा को स्टोर करें। दूसरा, अगर थोड़ा ज्यादा मात्रा में डेटा मैनेज करना है तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सर्वर भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड लोकेशन बना सकते हैं जहां पर आप काफी ज्यादा मात्रा में डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो सर्वर का ही इस्तेमाल करते हैं जहां पर वो अपने डेटा को स्टोर करते हैं। और तीसरा नाउअडेज जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है कि आप अपने डेटा को क्लाउड पे भी मैनेज कर सकते हैं। क्लाउड बेसिकली ऐसा टर्म है जो रिलेटेड होता है इंटरनेट से। मैं इसे थोड़ा सही तरीके से लिख देता हूं यहां पर। सो एज आई सेड, क्लाउड का मतलब होता है इंटरनेट। मतलब बहुत सारी ऐसी आईटी बेस्ड कंपनीज हैं जो अपने सर्वर में स्पेस प्रोवाइड करती हैं जहां पर आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज कर सकते हैं। एंड नाउअडेज चूंकि हम जब इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करने की बात करते हैं तो जो भी डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं वो काफी सही रेट में या सस्ते रेट में आपके पास अवेलेबल होते हैं। बट ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम डेटा स्टोर करने की बात करते हैं। जहां तक बात है डिफरेंट स्टोरेज मैकेनिज्म की, स्टोरेज डिवाइसेस की, तो प्रीवियस सेशन में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज विच इज अगेन रिलेटेड टू योर डेटा, दैट इज नोन एज व्हाट रिट्रीवल ऑफ डेटा। एज आई सेड कि जब आप डेटा स्टोर करने की बात करते हैं, जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आप मैनेज करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास उन डेटा को एक्सेस करने के लिए भी ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए जो कि विद इन माइक्रो सेकेंड आपकी जो भी क्वेरी है उसका सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर सकें। इन द सेंस जब मैं बात कर रहा था डेटाबेस की, तो डेटाबेस एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन होता है जो कहीं ना कहीं आपको डेटा मैनेज करवाने में हेल्प करता है। डेटा मैनेज का मतलब जहां पर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो रिट्रीवल ऑफ डेटा का मतलब सीधा सीधा ये है कि जब आप अवेलेबल जो डेटा हमारे पास है, से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की, जैसे गूगल का सर्च इंजन है, जब आप कोई एक कीवर्ड टाइप करते हैं इमीडिएटली आपको थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स की लिस्ट अवेलेबल हो जाती है। सो दैट थाउजेंड ऑफ वेबसाइट्स का जो लिस्ट आपको अवेलेबल हो रहा है दैट इज अ काइंड ऑफ डेटा विच वॉज ऑलरेडी देयर इन सर्च इंजन ऑफ गूगल। सो गूगल अपने डेटा में से उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। So that kind of mechanism of that kind of retrieval we are talking about here. So in general data access करना और data access करने के लिए आपके पास बहुत ही reliable और efficient programs का होना जरूरी है। That's why because अगर आपके पास सही programs या obviously efficient या reliable सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं होंगे, अगर आप डेटा एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको मे बी हो सकता है एरोनियस रिजल्ट मिले और ऐसी सिचुएशन में आपका पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। सो दिस इज समथिंग अबाउट वी कैन से द एक्सेसिंग और रिट्रीवल ऑफ डेटा। एंड देन वी डिस्कस अबाउट द डिलीशन ऑफ डेटा। तो चलिए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं।
वेल, जब हम डेटा को डिलीट करने की बात करते हैं तो डिलीट का मतलब ये होता है कि डेटा को अपने स्टोरेज डिवाइस से इरेज कर देना। बट द क्वेश्चन इज दैट कि क्या वाकई में जब आप अपने डेटा को डिलीट करते हैं अपनी स्टोरेज डिवाइस से, तो क्या वाकई में वो वहां से इरेज हो जाता है? और अगर वो वाकई में वहां से इरेज हो रहा है तो फिर हम डेटा को रिकवर कैसे कर पाते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। तो इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, किस तरीके से डेटा डिलीट किया जाता है, डिलीट होता भी है या नहीं होता है, और रिकवर होता है तो कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वेल, देखो, जब आप डेटा डिलीट करने की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि या तो डेटा आप खुद से डिलीट करोगे सेल्फ, जब आपको खुद को पता होता है, यू आर वेरी वेल नोन दैट आई एम गोइंग टू डिलीट दिस डेटा, दैट इज ओके, वहां पर तो कोई इशू ही नहीं होता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप अननोन तरीके से, या आप यूं कहें कि गलती से बाय मिस्टेक आपने डेटा को कोई डिलीट कर दिया, या तीसरा ये हो सकता है कि आपका सिस्टम कहीं ना कहीं क्रैश कर जाए, तब आपका डेटा डिलीट हो सकता है। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है जहां पर कि कोई अनऑथराइज तरीके से आपके सिस्टम में एंटर करके क्या करे, आपके डेटा को डिलीट कर दे। सो ये हमारे लिए एक कंसर्न होता है, यदि कोई अनऑथराइज तरीके से आपके डेटा को डिलीट करे, इसके लिए हमें बचना होगा। नाउ जहां तक बात है सिस्टम क्रैश की, तो ऑब्वियसली वहां पे तो हमारा कोई हाथ नहीं है, बिकॉज सिस्टम कभी भी क्रैश हो सकता है, बिकॉज इट इज ए मशीन। अनलोइंगली अगर आपका डेटा मिस्टेक, अगर गलती से कोई डेटा डिलीट हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास रिकवरी का ऑप्शन होता है। एंड जब आप खुद ही डिलीट करते हैं तो आई गेस वहां पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट कि ये 3-4 तरीके हैं जिन तरीकों से डेटा डिलीट हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि इन 3 पॉइंट्स को हम छोड़ते हैं। पहली बात तो ये आ रही है कि अगर कोई अनऑथराइज तरीके से आपके सिस्टम को एक्सेस कर ले, तो वो बात सिर्फ आपके डेटा को डिलीट करने की नहीं होती है, वो आपके डेटा का मिसयूज भी कर सकता है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ, यू कैन से, मिसचीफ मॉन्गर्स, जो कि वेट करते रहते हैं कि किस तरीके से वो आपके सिस्टम में अवेलेबल आपके सेंसिटिव डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकें या अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करके आपको हार्म कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली आपको अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना होता है, और प्रोटेक्ट करने के लिए आप बहुत सारे डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो सबसे पहले आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर या ओरिजिनल लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। सिमिलरली एंटीवायरसेस सही तरीके से इंस्टॉल होने चाहिए। आप अपने किसी भी इंटरनेट पे जब आप वर्कआउट करते हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल देयर। तो ये चीज़ें जब हम सोशल इम्पैक्ट में डिस्कस करते हैं तो मे बी आपने पढ़ा होगा, या जब हम आने वाले चैप्टर्स में इसे लर्न करेंगे तो जरूर डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल अनऑथराइज्ड एक्सेस से हमें बचना होगा। सेकेंडली ये होता है कि यदि आपका सिस्टम क्रैश हो जाए तब क्या हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि गलती से डेटा डिलीट हो जाए तब क्या हम रिकवर कर सकते हैं? सो बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपने जानबूझ के, या आपको खुद को पता था कि ये डेटा की हमें जरूरत नहीं है बट हम डिलीट कर दें, तो भी यदि आपको बाद में लगता है कि डेटा रिकवर करना है, सो दैट इज अगेन पॉसिबल। क्वेश्चन इज दैट कि जब हमने डेटा को हमारे हार्ड डिस्क से डिलीट कर दिया और वो वहां से चले गया, तो फिर उसका रिकवर होने का क्वेश्चन कैसे आ रहा है? वेल, देयर इज ए कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट कि जब आप अपने हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करते हैं तो वो स्टोर कैसे होता है, और जब डिलीट करते हैं तो डिलीट कैसे होता है, ये हम समझते हैं। वेल, लेट्स सपोज कि अगर मैं आपके रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, सपोज आपने कोई एक नोटबुक परचेस की, तो आप जो भी उसमें इंफॉर्मेशन डालते हैं वो अलग अलग पेजेस में इस तरीके से आप क्या करते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, और इस तरह से आपकी नोटबुक धीरे धीरे क्या हो जाती है, पूरी फिल हो जाती है। लेट्स सपोज आपकी नोटबुक में 500 पेजेस थे, आपकी पूरी 500 पेजेस जो हैं वो फुल हो गई आपकी इंफॉर्मेशन से। अब होता क्या है कि यदि आपको कोई एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सर्च करनी होती है तो ऐसे में तो फिर आपको खोजने में दिक्कत होती है। तब आप क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन सर्च को आसान करने के लिए आप क्या करते हैं, अपनी नोटबुक में पहला एक पेज रेडी करते हैं जिसे आप इंडेक्स पेज बना देते हैं या एक कैटलॉग पेज बना देते हैं, जहां पे आप मेंशन कर देते हैं कि कौन सा टॉपिक किस पेज में अवेलेबल है। तो ये जो रियल लाइफ एग्जांपल है, सेम यही फंडामेंटल आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा स्टोर किया जाता है सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब मेनली मैं बात कर रहा हूं यहां पर ऑब्वियसली आर हार्ड डिस्क, उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, इस हार्ड डिस्क में जब आप इसे फॉर्मेट करते हैं तो इसमें इस तरह से ट्रैक्स बनते हैं, और ये जितने भी ट्रैक्स होते हैं, इन ट्रैक्स में
एक एक बाइट का सेक्टर रेडी होता है और ये जितने भी सेक्टर्स होते हैं इनका एक अपना यूनिक एड्रेस होता है। सो दैट व्हाट हैपेंस कि जब आप कोई डेटा को स्टोर करते हैं तो ये डेटा इन सेक्टर्स में एक एक करके स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। और चूंकि हार्ड डिस्क की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि यदि आपका पूरा हार्ड डिस्क फुल हो जाए और उसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर डेटा सर्च करना हो तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को उसे खोजने में दिक्कत हो सकती है। तो आपका सिस्टम क्या करता है, आपके हार्ड डिस्क में जितने भी अवेलेबल डेटा होते हैं उन अवेलेबल डेटा का एक अलग से कैटलॉग फाइल रेडी करता है। इस कैटलॉग फाइल में उस पर्टिकुलर डेटा का नाम, किस लोकेशन पे वो स्टोर है और उसका जो भी प्रेजेंट स्टेटस है वो पूरी तरीके से मेंशन होता है। नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस कि जब आप किसी पर्टिकुलर डेटा को यहां से डिलीट करते हैं तो डिलीट करने के बाद में जनरली हार्ड डिस्क में वो डेटा वहां से डिलीट नहीं होता है, वो एक्चुअली उस कैटलॉग में उसके सामने उसका स्टेटस जो है उसे डिलीटेड कर देता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ये समझ में आ जाता है कि जिसका भी स्टेटस डिलीटेड हो गया मतलब वो पोजीशन पे आप फिर से कोई नया डेटा डाल सकते हैं। होता क्या है कि जब तक वहां पर कोई नया डेटा नहीं आता है तब तक वो डेटा वहां पे अवेलेबल होता है, बट आपके सिस्टम में वो डिलीटेड फॉर्म में दिखाई देता है या वो आपको दिखाई ही नहीं देता है। सो दैट व्हाट हैपेंस कि इन केस ऑफ अर्जेंसी अगर आपको कोई डेटा रिकवर करना होता है तो सिस्टम क्या करता है, जो भी रिकवरी टूल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए इन कैटलॉग को सर्च करता है। जो भी डिलीटेड स्टेटस वाले पोजीशन या जिनकी एड्रेसिंग होती है वहां से वापस उन डेटा को क्या करता है, एक्सेस करता है और एक्सेस करके आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। और उसके बाद आपसे पूछता है कि यदि आप इसे वापस एक्टिव करना चाहते हैं या इसके मतलब आप उसको वापस फिर से स्टोर करना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिए। यस करते हैं तो उसका स्टेटस फिर से डिलीटेड से रिमूव हो जाता है। यहां पर दो बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। एक ये कि अगर इन केस जो डेटा डिलीट आपने कर दिया है, इन द सेंस मैं यहां पे बात कर रहा हूं डिलीटेड डेटा की, उस डिलीटेड डेटा की पोजीशन पे अगर कोई नया डेटा स्टोर कर दिया जाए तो ऐसी सिचुएशन में उसके रिकवरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, बट फिर भी सिस्टम उसे कैटलॉग में जो उसकी इंडेक्सिंग और जो उसकी पोजीशनिंग होती है उसकी बेसिस पे उसे सर्च करने की कोशिश करता है। एक बात यहां पे आपको जानना होगा कि जैसे मैंने बोला कि अगर आपकी ये हार्ड डिस्क पूरी तरह से क्रैश हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा हो सकता है कि रिकवरी पॉसिबल ना हो, बिकॉज डिवाइस के जितने भी सेक्टर्स हैं वो पूरी तरह से करप्ट हो जाते हैं। तो अगर वो बैड सेक्टर्स बन गए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है आपके किसी भी रिकवरी टूल को डेटा को रिकवर करने में। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द डेटा इज डिलीटेड फ्रॉम योर स्टोरेज डिवाइस एंड कैसे उसे रिकवर किया जा सकता है। मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट रिकवरी टूल्स अवेलेबल हैं। जब आप इंटरनेट पे जाके लिखते हैं रिकवरी टूल्स तो थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाएंगे जिनका प्रयोग करके आप डेटा रिकवर कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ डेटा कैन बी स्टोर्ड, हाउ इट कैन बी मैनेज्ड एंड हाउ इट कैन बी एक्सेस्ड एंड एट द सेम टाइम हाउ द डेटा इज रिकवर्ड फ्रॉम द स्टोरेज मीडिया। ये जितनी भी बातें मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन दैट कि इसका सारा मटेरियल इन द सेंस रिटन मटेरियल या नोट्स जो है वो ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसे आप अपनी रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू जस्ट क्लियर द कॉन्सेप्ट सो दैट कि आप पहले अंडरस्टैंड कर सकें कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक्चुअली क्या है, उनका मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Let's move to the next point now. We are going to discuss about software now. Well, इसके previous session में जब हम बात कर रहे थे what is computer system, तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि कंप्यूटर सिस्टम जो होता है it is basically combination of two things. One is called your software and second is known as what your hardware. पिछले सेशन में हमने हार्डवेयर को डिटेल में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने देखा कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं या जो ऐसे पार्ट्स होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, दे आर बेसिकली नोन एज व्हाट योर हार्डवेयर। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एक्चुअली। वेल वी ऑल नो दैट कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं उन्हें इंस्ट्रक्ट करना, उन्हें गाइड करना कि आपको किस तरह से कौन सा वर्क करना है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर की। वेल, जहां तक सॉफ्टवेयर को डिफाइन करने की बात है, वी कैन सिंपली से दैट इट इज बेसिकली सेट ऑफ प्रोग्राम्स. And the question is now, what do you mean by this program actually? So we can simply say that it is set of instructions. Now the question is that, what do you mean by this instruction? It is very important to understand.
अगर मैं डिफाइन करने की बात करूं तो सिंगल लाइन में आप बोल सकते हैं, और एनीवन इफ आस्क यू दैट व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सो यू कैन सिंपली से दैट सॉफ्टवेयर इज व्हाट इट इज सेट ऑफ प्रोग्राम, और वी कैन से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which actually helps your hardware to do a particular task. But the question is that what is the concept behind these instructions and programs? Well, we all know that computer system is what basically a machine, and machine cannot understand your language, right? So machine जब आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है तो फिर इसमें सारे वर्क कैसे होते हैं? सो देयर इज अ सिंपल फंडामेंटल, इस मशीन को बनाने वाला कौन है? दैट इज सिंपली ह्यूमन, इन द सेंस मशीन को हमने बनाया है, सो वी कैन से दैट इट इज मैन और ह्यूमन हु आर सुपीरियर टू दिस मशीन। तो जब हमने इस मशीन को रेडी किया है तो जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में कुछ चीजें रही होंगी कि जो भी मशीन मैं रेडी कर रहा हूं उसे मुझे कोई ऑपरेशन कैसे कराना है। लेट्स सपोज आई डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी, और यदि मैं आपसे पूछूं कि प्लीज मुझे गाइड करें आप चाय कैसे बनाना है, सो डेफिनेटली यू कैन से दैट कि जब भी आप चाय बनाएं यू नीड टू फॉलो सम सेट ऑफ स्टेप्स लाइक पुट ऑन दी गैस। सो मैंने इसे नोट कर लिया कि पहले गैस ऑन करनी है, देन यू हैव टू कीप ए पैन देयर, देन यू हैव टू प्रोवाइड सम वाटर एंड यू कैन से देन टी लीव्स, एंड उसके बाद में कुछ शुगर आप डाल दीजिए, देन उसके बाद आप बॉईल करके पूरे प्रोसेस को फॉलो करिए, फाइनली आप अपने गैस को ऑफ कर दीजिएगा। सो यू विल सी जब आप सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे आपकी चाय रेडी हो जाएगी। तो इन द सेंस कि जिस चीज के साथ मैं अनअवेयर था, जब आपने मुझे मेरी ही लैंग्वेज में उसे समझा दिया, मैं उन सारे स्टेप्स को एक एक करके फॉलो करूंगा, फाइनली रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। सेम यही फंडामेंटल आपकी मशीन के साथ में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर मैं एज ए ह्यूमन आपसे बात कर रहा था और आपने मुझे इंग्लिश में लिख के इसे समझाया। जब आपको यही चीज मशीन से करवानी होती है तो मशीन की ही लैंग्वेज में आप ये सारे स्टेप्स को इस मशीन की मेमोरी में डाल देते हैं। सो जब आप इसके मशीन की मेमोरी में डाल देंगे, ऑब्वियसली जब वो सारे स्टेप्स एक एक करके ये मशीन एग्जीक्यूट करेगा तो जाहिर सी बात है वो अपने रिजल्ट को प्राप्त कर लेगा। सो ये जो सेट ऑफ स्टेप्स जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्हीं सेट ऑफ स्टेप्स को हम जानते हैं इंस्ट्रक्शंस के नाम से, और ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं यही हम अपनी मशीन में एक प्रॉपर सीक्वेंस में ग्रुप करके डाल देते हैं, और जब हम इन सारे इंस्ट्रक्शंस का सेट बना देते हैं इट बिकम्स व्हाट ए प्रोग्राम, और इस तरह के कई प्रोग्राम्स का जब आप ग्रुप बनाते हैं दैट बिकम्स व्हाट ए सॉफ्टवेयर। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से दैट की मशीन जो होती है इट ऑलवेज वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉफ्टवेयर। एंड नाउ आई होप दैट कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी कि व्हाई वी कॉल दिस सॉफ्टवेयर एज ए प्रोग्राम। लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ MS Word. We all know that MS Word, generally we call it as an application software where we can create documents. But if I say that MS Word is group of programs with the help of which we can create document or you can say a good and attractive document, so I guess इसमें भी कोई गलत बात नहीं होगी कि यदि मैं ग्रुप ऑफ प्रोग्राम के इसे पुकारूं। चलिए मैं इसे एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं। तो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन दिस इज MS Word which I am saying that it is a group of program. Why I am saying this so? Because you can see here there are lots of buttons are given which is basically known as what the tools or you can say the command buttons, and all these are gathered in a single tab, that is your home tab. Similarly when you click on this insert tab you see there are again lots of different commands being displayed. So ये जितने भी commands हैं they are basically what? They are basically a program. So when you click on this shape option and when you select this text box and when you drag it, what is happening actually behind the scene, इस shape का program execute हुआ और उसके result के form में आपको ये shape यहाँ पे दिख रहा है। So that's why we say that ये जितने भी commands यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, all these are individual programs, और इन सारे प्रोग्राम का कलेक्शन को हमने एक नाम दे दिया है, दैट इज नोन एज व्हाट योर MS Word. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सॉफ्टवेयर इज नथिंग, इट इज सेट ऑफ प्रोग्राम विच हेल्प्स योर हार्डवेयर टू डू ए पर्टिकुलर टास्क, बिकॉज हार्डवेयर को खुद को समझ में नहीं आता कि क्या करना है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सॉफ्टवेयर। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर एक्चुअली। एज आई सेड कि सॉफ्टवेयर जो होता है इट मेक्स योर हार्डवेयर ऑब्वियसली वी कैन से यूजफुल, इट मेक्स योर हार्डवेयर obviously operational. So we can say that आपका जो सॉफ्टवेयर होता है it tells hardware what to do, then how to do, and the most important again is your when to do. तो ये जो what to do, how to do and when to do,
telling to the hardware is the responsibility of your software. So I hope now you can understand कि software का purpose क्या होता है. Now the question is that, what do you mean by this what to do, then how to do and when to do. Well, what to do is all about, what is the work exactly needs to be performed by the hardware. Then उस particular operation को करने के लिए जो भी steps हमने लिखे हुए हैं, उनका execution या जो पूरा process होता है, that is followed by the hardware is actually how to do. When to do का importance यहाँ पे इसलिए हो जाता है because nowadays we all are using GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर इन द सेंस जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं उसका जो इंटरफेस होता है वो पूरी तरह से ग्राफिकल होता है, जहां पे चीजें आपको पिक्टोरियल फॉर्म में डिस्प्ले होती हैं जिनको देख के इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो एग्जैक्टली हमें क्या करना है. अर्लियर डेज ऑफ कंप्यूटिंग जो इंटरफेस इस्तेमाल होता था दैट वाज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में क्या होता है, आप कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं. कमांड का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वहां चीजें एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं या कंटिन्यू होती हैं. लेकिन जब आप GUI का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पे चीजें सीक्वेंस में ना होके इवेंट पे बेस्ड हो जाती हैं. इवेंट का मतलब ये रहता है कि अगर आप माउस को क्लिक करोगे तो अलग रिस्पॉन्स आता है, डबल क्लिक करोगे तो अलग रिस्पॉन्स आता है. आपने एक साथ 4 ऑपरेशंस या 4 सॉफ्टवेयर को ओपन कर दिया तो आपका माउस किस सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के ऊपर में क्लिक हुआ है वही सॉफ्टवेयर आपको रिस्पॉन्स देगा. इस तरीके से चीजें डिसाइडेड होती हैं एंड दैट इज नोन एज व्हाट व्हेन टू डू. इन द सेंस जैसे आप मोबाइल पे बात कब करते हैं, जब रिंग बजती है. सो दैट रिंगिंग ऑफ बेल इज व्हाट एन इवेंट, और वहां पे जब आपने एक्शन लिया बात करने का वो आपका रिस्पॉन्स हो गया. सो इसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में भी सारे सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं नाउअडेज. So that's why I have written what to do, how to do and when to do. So I hope now you all can understand what is software and what is the need of software. Let's talk about different types of softwares we can use in our computer system. Well, when we talk about types of softwares, we all know that basically there are 2 types of software generally we use. One is called as what your system software and the second is known as what your application software. Now what is this system software actually? As its name implies, which manages your computer system, that is actually known as what your system software. And when we talk about application software, we can simply say the software used for a particular application is known as what your application software. In the sense किसी एक particular type of work को करने के लिए हम application software का इस्तेमाल करते हैं. When we talk about system software, we can categorize further it into 3 categories. One is what your operating system. Second is obviously we can say is utility software. And third is known as what your device driver. And when we talk about this application software, then we can simply say we can categorize into 2 parts. One is what your general purpose software and second we can say is custom softwares. Now what is the meaning of all these? Well, first of all, what is this operating system? And as I said कि ये जितनी भी चीजें अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, यदि आपको इसे रिटन फॉर्म में चाहिए, मैंने नोट्स इसका ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. Here I am just trying to explain the thing so that आपके चीजें वो क्लियर हो सके. When we talk about operating system, it is basically you can say the interface between user and you can say what? Your machine. That is what your operating system. चलिए मैं इसे अलग से आपको एक्सप्लेन करता हूं. Well, as I said, जब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच इज कंसीडर्ड एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड मशीन. दूसरे तरीके से वी कैन से इज सिस्टम मैनेजर ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम. Question is that why I am saying this as system manager? The reason is quite easy to understand. आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी इंटरनल एक्टिविटीज होती हैं उन सारी इंटरनल एक्टिविटीज की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट इज ऑलवेज ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम. से फॉर एग्जांपल जब हम मेमोरी को मैनेज करने की बात करते हैं, लाइक कौन सा डेटा कहाँ पे ले जाके स्टोर करना है, कहाँ से डेटा को एक्सेस करना है, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है. इट मैनेजेस यू कैन से योर हार्डवेयर्स. हार्डवेयर को मैनेज करने का मतलब ये रहता है कि हार्डवेयर के बीच में जो आपस में इंटरैक्शन हो रहा है वो पूरा मैनेजमेंट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है.
हार्डवेयर्स में अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट से फॉर एग्जांपल ड्यू टू एनी रीजन वर्कआउट करना बंद कर दे, तो यू गेट वन मैसेज दैट देयर इज ए प्रॉब्लम विद पर्टिकुलर हार्डवेयर. दैट इज अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम. इट हेल्प्स योर कंप्यूटर टू स्टार्ट इन द सेंस जो कंप्यूटर की बूटिंग की प्रोसेस होती है उसमें आपके सिस्टम को हेल्प करता है स्टार्ट करने में. सिमिलरली जब आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट योर शटडाउन. तो शटडाउन इज व्हाट बेसिकली जहां पर जितने भी डेटा जो इधर उधर प्लेस्ड होते हैं, चाहे वो रैम में हो चाहे हार्ड डिस्क हो, उन्हें प्रॉपरली कलेक्ट करना, सिस्टमेटिकली उनके ओरिजिनल लोकेशन पे पहुंचाना, रैम को फ्री करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शटडाउन में होती है, जो कि अगेन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. सिमिलरली जो रिजल्ट्स आप अपने स्क्रीन में देखते हैं, दैट इज ऑल्सो डिस्प्लेड बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ओवरऑल इन शॉर्ट जैसे मैंने ये आपको बताया कि ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की. सो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम लेते हैं या यूज करना चाहते हैं, दैट सिस्टम हैज एटलीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम इन इट. सो ये तो बात हुई मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की. इसी तरह से दूसरा जो हमने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट वाज आवर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. जहां तक बात है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, तो बेसिकली ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं which basically helps you to organize your computer system, which helps you to manage your computer system in various ways. And it's यहाँ पे जब मैं पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, in the sense I am talking about software and hardware both. जैसे कि अगर मैं बात करूँ, there is a software or you can say utility which is known as what system tools, जहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपको डिफरेंट ऑपरेशंस करने को मिलते हैं, लाइक डिस्क डीफ्रैगमेंटर. Similarly, we get disk cleanup utility. Similarly, जो एंटीवायरसेस आप इस्तेमाल करते हैं, तो आजकल बहुत सारे ऐसी यूटिलिटी हैं जो ऑलरेडी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट होती हैं, बट बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड कि वो एक्चुअली एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही होते हैं. सिमिलरली जैसे फायरवॉल्स हैं, ये फायरवॉल भी बेसिकली एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही होता है. इसके अलावा जैसे डेटा रिकवरी टूल्स आप कई बार इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नली, those data recovery tools are also known as what your utility software. So this is how we can understand this utility software. And similarly we have device manager. The device manager is basically, we can say, kind of interpreter for hardware components. Now what do you mean by this interpreter actually? Let's suppose you have your computer system and इसके साथ में आपने क्या किया, यहाँ पर एक प्रिंटर लिया जिसे आप इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं. तो जब आप इस प्रिंटर को इस कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट आपका कंप्यूटर प्रिंटर को इंस्ट्रक्ट करना देगा या इंस्ट्रक्ट करने लगेगा कि आपको ये डेटा को प्रिंट करना है, बिकॉज प्रिंटर की अपनी खुद की एक लैंग्वेज है और कंप्यूटर सिस्टम की अपनी खुद की एक लैंग्वेज है. इन द सेंस ये जो कंप्यूटर के सिग्नल्स हैं, ये प्रिंटर के सिग्नल्स के साथ में सिंक्रोनाइज हो ऐसा जरूरी नहीं है. तो इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं, दैट सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली नोन एज व्हाट योर डिवाइस ड्राइवर. से फॉर एग्जांपल आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट करते हैं यूएसबी पोर्ट में, इमीडिएटली आपको एक मैसेज आता है, न्यू हार्डवेयर फाउंड. Although it is coming from your operating system, because particular पेन ड्राइव का जो डिवाइस मैनेजर है या जो डिवाइस ड्राइवर है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया मैनेजर, इट शुड बी डिवाइस ड्राइवर एक्चुअली. तो ये जो डिवाइस ड्राइवर होता है ये ऑलरेडी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है. सो दैट व्हाट हैपेंस कि जब आप पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट करते हैं, इमीडिएटली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसके डिवाइस ड्राइवर को एक्टिवेट करता है या वो डिवाइस ड्राइवर एक्टिवेट हो जाता है, जो कि उस पेन ड्राइव के सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करता है और उसके बाद वहां से जो भी डेटा होता है उसको जो भी आगे आप प्रोसेस करते हैं. इन द सेम पैटर्न जब आप कोई भी एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट को अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उस कंपोनेंट की लैंग्वेज या सिग्नल्स को अपने कंप्यूटर सिग्नल्स के साथ में सिंक्रोनाइज करने के लिए, सही तरीके से एक दूसरे को समझाने के लिए बीच में एक जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज नोन एज व्हाट योर डिवाइस ड्राइवर, जिसे कि हम ड्राइवर के नाम से भी जानते हैं. So this is something about your device driver. And similarly as I said कि हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, और जैसे मैंने आपको बोला कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये बेसिकली किसी एक वर्क को यूज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. तो इसकी तो कोई लिस्ट लिमिटेड नहीं है,
अनलिमिटेड नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आज मार्केट में अवेलेबल हैं, बट फॉर एग्जाम्पल जो कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जिसे हम एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, दैट इज योर वर्ड, दैट इज योर एक्सेल, दैट इज योर पावर पॉइंट, ऑटोकैड, ड्राइंग के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के अंतर्गत आते हैं। जितने भी गेम्स आप खेलते हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसे भी हम दो कैटेगरी में रखते हैं, वन इज योर जनरल पर्पस और एक जिसे हम जानते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से। कस्टम का मतलब होता है विच इज क्रिएटेड और यू कैन से डेवलप्ड ऑन यूजर्स चॉइस और रिक्वायरमेंट। इन द सेंस जैसे कोई होटल के लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया या वेबसाइट बनाई, दैट इज कस्टम सॉफ्टवेयर। आपने रिजर्वेशन सिस्टम बनाया, दैट इज अगेन कस्टम सॉफ्टवेयर। सो इस तरह के या किसी शॉप के लिए हमने कोई सॉफ्टवेयर रेडी किया, दैट इज नोन एज व्हाट योर कस्टम सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं विच इज बेसिकली यूज्ड आइडियली ऑल अराउंड द वर्ल्ड for a common purpose. Say for example you take example of this Adobe Reader. We all know that PDF फाइल को रीड करना है तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है। Similarly we have AutoCAD which is basically used for making technical drawings, and similarly like MS Word. MS Word is again also a general purpose software which we can use for creating documents. तो इस तरह से बहुत सारी लंबी लिस्ट हो सकती है हमारे सॉफ्टवेयर की जिसे हम जनरल पर्पस में रख सकते हैं या कस्टम में रख सकते हैं। बट ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स वी यूज इन आईटी इंडस्ट्री। एंड इसके पहले जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा कैप्चर कैसे करना होता है, डेटा स्टोरेज कैसे होता है, डेटा डिलीशन का क्या मैकेनिज्म होता है, डेटा रिकवरी का क्या मैकेनिज्म होता है। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, दैट इज कंप्यूटर सिस्टम। इसका एक पार्ट और हमारे लिए बचा हुआ है, दैट इज सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन का, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो नाउ आई होप दैट कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे या आपको हेल्प करेंगे चीजों को समझने में। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और मिलते हैं नए सेशन में, ऑब्वियसली नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।